गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कपल। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग का रिमेनिंग रह गया था। छोटा टॉपिक है, मोमेंट के जैसा ही है, उससे रिलेटेड है, इसीलिए इसको यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था आप लोगों को कि सिस्टम ऑफ फोर्स शुरू करेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो कपल्स, वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सिस्टम ऑफ फोर्स पे। तो देखते हैं कपल्स है क्या। ठीक है, कपल्स है क्या। तो अगर हम कपल्स देखें तो कपल्स एक प्रकार का कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक सेम बॉडी पे लगेगा किसी सर्टेन डिस्टेंस के थ्रू। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अगर एक्ट करेगा किसी रिजिड बॉडी पे सर्टेन डिस्टेंस के थ्रू, तो कपल्स जनरेट होगा। डिफिनीशन अगर देखते हैं हम लोग, डिफिनीशन में और क्लियर होगा। डिफिनीशन में ये कपल इज फॉर्म एज टू कोप्लेनर फोर्सेस। ए कपल इज फॉर्म एज form as two coplanar forces, but having opposite sense and separated by certain distance। जैसे देखिए एक couple is formed by two coplanar forces having same magnitude उसका सेम रहेगा और पैरेलल रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेगा मगर पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन रहेगा और एक सर्टेन डिस्टेंस के थ्रू सेपरेटेड रहेगा। तो इस तरह से कपल जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक फोर्स F लग रहा है, यहाँ पे भी एक फोर्स F लग रहा है। दोनों एक वर्टिकल डायरेक्शन में है और एक फोर्स आपका अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है ना। तो ये कोई रिजिड बॉडी है जिसपे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है लग रहा है, सेम प्लेन में लग रहा है और क्या है इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड F का रहेगा उतना ही मैग्नीट्यूड इस फोर्स F का रहेगा, तभी हम बोलेंगे कि कपल है। अगर ये फोर्स और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा तो कपल जनरेट नहीं होगा, फिर केवल और केवल मोमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, मोमेंट क्रिएट होगा मगर कपल आपका जनरेट नहीं होगा। तो कपल्स होने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। अगर ये तीन चार चीज है तो आपका हम कहेंगे कि वो एक कपल है। उसी तरह से कपल्स में और क्या क्या होता है तो देखिए कि एक ए फोर्स होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर कोई सर्टेन बॉडी पे लग रहा है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम आर्म बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसमें तो डी दिया हुआ है, ये फोर्स लग रहा है कोई और ये एक बॉडी है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, इस पे कोई इस तरह का फोर्स लग रहा है, तभी हम बोलेंगे कि कपल है। आइए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये इसका आर्म है। क्लियर है, कपल क्लियर हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्म। देखिए नीचे आर्म ऑफ कपल क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कपल इज कॉल्ड आर्म ऑफ द कपल। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कि कपल्स में और क्या क्या होता है। तो कपल्स के कारण किसी भी रिजिड बॉडी पे अगर कोई फोर्स का कपल लग रहा है तो उस कपल के कारण उसमें मोमेंट जनरेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and arm of the couple is called moment of the couple। क्लियर है, कपल का क्या, कपल का मोमेंट क्या होगा वो आप समझ गए कि नहीं समझे। तो कपल का मोमेंट, जैसे ये आपका कपल दिख रहा है तो इस कपल का मोमेंट क्या होगा, ये फोर्स F इंटू आर्म, ये आर्म का जो डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका मोमेंट ऑफ द कपल। सपोज दैट अगर इसका डिस्टेंस d है
और दो फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसका मोमेंट क्या होगा आपका F इंटू डी। F इंटू डी इसका हो जाएगा आपका कपल। अब कपल कितने प्रकार का होता है, अगर हम देखें कि कपल कितने प्रकार का होता है, तो कपल आपका हो जाएगा दो प्रकार का, एक क्लॉकवाइज कपल, एक हो जाएगा क्लॉकवाइज कपल, और दूसरा क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज कपल। तो क्लॉकवाइज कपल किसको कहेंगे, पहला में देखिए क्लॉकवाइज कपल किसको कहेंगे, किसको कहेंगे क्लॉकवाइज कपल, वैसा कपल जो बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश करेगा, जैसे ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला कपल, ये वाला, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, ये फोर्स इसको नीचे की ओर ढकेलेगा, और एक और फोर्स जो लग रहा है इसको ऊपर की ओर इसको ले जाएगा, इसको ऊपर की ओर ले जाएगा, ऊपर की ओर ले जाएगा ना इसको, ये वाला फोर्स इसको ऊपर की ओर खींचेगा, तो क्या है ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश करेगा। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। उसी तरह से इसके नीचे वाला देखिए, सेकेंड में जो है, सेकेंड में आपको जो दिख रहा है ऑप्शन में, सेकेंड में जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है, सेकेंड में ये वाला जो दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश कर रहा है। देखो ये फोर्स ऊपर की ओर खींचेगा, ये फोर्स नीचे की ओर खोजेगा, तो इस डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मोमेंट ऑफ कपल किसको कहते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड आर्म ऑफ द कपल इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ कपल। कपल कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक क्लॉकवाइज कपल होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज कपल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल। यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कपल आपका क्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल में जैसे प्रॉपर्टी होता है, कपल का क्या गुण है, उसमें क्या क्या चीज होता है, ये हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल का पहला पॉइंट कहता है आपको, फर्स्ट में आपको सबसे ऊपर में देखिए ये वाला पॉइंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कपल इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। मतलब जो दो फोर्स के कारण कपल आपका जनरेट हो रहा है उसका योग हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, देखिए क्योंकि इक्वल है, फोर्स तो आपका इक्वल होता है, जितना वैल्यू ये फोर्स का रहेगा उतना ही वैल्यू आपका इस फोर्स का रहेगा, मगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू ऑलवेज हमेशा आपका जीरो होना चाहिए किसी भी कपल के लिए, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी इसी को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपका कहता है कि एनी टू कपल हुज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट इज इक्वल एंड सेम सेंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर। अगर दो कपल है और दोनों कपल का मोमेंट इक्वल है, या दोनों कपल का दो अलग अलग कपल, एक ही कपल नहीं, जैसे इस तरह का एक एग्जांपल में एक कपल दिया हुआ है, इसी तरह का कोई और कपल है, सपोज दैट ये है, ठीक है, इसमें भी एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एक अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स एफ लग रहा है, इसमें भी कोई फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को, तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कपल। दो अलग अलग कपल है मगर दोनों का मोमेंट क्या है, इक्वल है। मोमेंट ऑफ कपल जनरेट होगा ना, अगर कपल है तो कपल के बीच में कोई डिस्टेंस है, इसका कोई आर्म है डी है, तो ये एफ इंटू डी, सॉरी एफ इंटू डी, एक मिनट,
तो ये सपोज दैट सेकेंड पॉइंट पे हम लोग डील कर रहे थे कि एनी टू कपल whose magnitude of moment is equal and same sense are said to be equivalent. सपोज दैट एक कपल आपको यहाँ पे देखिएगा येलो वाला साइड में, यहाँ पे सपोज दैट एक कपल यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सपोज दैट इसका वैल्यू एफ है और इसका वैल्यू एफ है, ठीक है। एक कपल हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ एक्स मान लीजिए। एक और कपल है, ठीक है, एक और कपल है सेम सेंस का। सेम सेंस का मतलब क्या, डायरेक्शन दोनों का सेम है। इसमें कोई फोर्स लग रहा है P, ठीक है, और इसका डिस्टेंस सपोज दैट y है। तो दोनों इक्विवेलेंट किस केस में होगा, दोनों इक्विवेलेंट किस केस में होगा, इस कपल का मोमेंट कितना हो जाएगा, इस कपल का मोमेंट F इंटू एक्स हो जाएगा, एफ एक्स मोमेंट हो जाएगा ना, F इंटू एक्स, ठीक है। और इस कपल का मोमेंट क्या हो जाएगा, P इंटू वाई, P इंटू वाई। तो जब P इंटू वाई इक्वल टू F इंटू एक्स हो जाएगा, ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड कर जाएगा तब हम बोलेंगे कि दोनों कपल एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। वही कह रहा है एनी टू कपल हुज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट इज इक्वल एंड सेम सेंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। तीसरा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग आएंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी में हम लोग आएंगे कि फोर्थ प्रॉपर्टी इसका क्या है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपको क्या बोल रहा है, चौथा प्रॉपर्टी पढ़िए, तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, पढ़िए चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। जब तक अपने से नहीं पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए कपल अबाउट एनी पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल। ये दोनों ये कपल जनरेट हो रहा है, कोई एक रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, इस पे कोई एफ फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम, और उसके कारण इसमें कोई मोमेंट जनरेट होगा, मोमेंट ऑफ कपल जनरेट होगा। तो इस पिक्चर को अगर हम देखते हैं डायग्राम को, तो इस पिक्चर के अनुसार इसका मोमेंट ऑफ कपल क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल एफ इंटू डी हो जाएगा, एफ इंटू डी हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये मोमेंट ऑफ कपल, ये दोनों अलग अलग फोर्स जितना मोमेंट क्रिएट कर रहा है उसके इक्वल होगा। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, इस पॉइंट के थ्रू सपोज दैट ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इस बी पॉइंट के थ्रू ये दो फोर्सेस के कारण, ये फोर्सेस और इस फोर्सेस के कारण जो मोमेंट होगा वो इक्वल होगा, किसके, एफ एंड डी के, मोमेंट ऑफ द कपल के। मतलब पूरा मोमेंट ऑफ कपल इक्वल होता है दोनों फोर्स के कारण अलग अलग जो मोमेंट जनरेट होता है उसके सम के। वही यहाँ पे आपको प्रूफ करके भी दिखाए हैं, ये वाला आपको नीचे में जो रेड कलर से आपका लिखा हुआ है वो प्रूफ है इसका, आप ध्यान से पढ़िएगा तो अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मोमेंट ऑफ कपल क्या हो गया, मोमेंट ऑफ कपल एफ इंटू डी हो गया इस केस में, इस केस में मोमेंट ऑफ कपल एफ इंटू डी हो गया, ठीक हो गया ना। अगर हम इस पॉइंट ओ के थ्रू मोमेंट निकालते हैं दोनों फोर्सेस का और उसको जोड़ देते हैं, तो ओ पॉइंट के थ्रू इस फोर्स के कारण मोमेंट कितना हो जाएगा, एफ इंटू एक्स, क्योंकि डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स है यहाँ से। तो इस पॉइंट ओ के थ्रू इस एफ फोर्स के कारण डिस्टेंस, इस एफ फोर्स के कारण मोमेंट कितना जनरेट हुआ, एफ इंटू एक्स। सिमिलरली इस ओ पॉइंट के थ्रू इस फोर्स के कारण, ठीक है, इस फोर्स के कारण आपका मोमेंट जनरेट कितना हुआ, एफ इंटू वाई। अब एफ इंटू एक्स और एफ इंटू वाई दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या, एफ कॉमन हो सकता है क्योंकि एफ का वैल्यू सेम है, तो एफ को हम कॉमन लिए और एक्स प्लस वाई वैल्यू आपका आ गया। अब एक्स प्लस वाई वैल्यू जो देखिए तो डायग्राम में एक्स प्लस वाई वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस डी के बराबर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे जो डी लिखा हुआ था उसके बराबर हो जाएगा ना। तो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ कपल के इक्वल हो गया। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग ए कपल इज इक्वल टू एनी पॉइंट इन द प्लेन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है, एक क्लियर। और चौथा पॉइंट क्या है हम लोग का, चौथा प्रॉपर्टी किसी कपल का क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी में देखिए, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है
कि एनी कपल कैन बी बैलेंस, और यहाँ पे छूट गया है, कपल होगा एक कपल कैन बी, यहाँ पे कपल होगा, ठीक है ना, पीपीटी बनाते समय मिस्टेक हो गई। ए कपल कैन बी बैलेंस्ड बाई ए कपल ऑफ सेम सेंस एंड सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ये अगर एक कपल है तो इसी सेम सेंस का और सेम मैग्नीट्यूड का कपल से हम लोग रिप्लेस करते हैं। वही ये सेकेंड पॉइंट का सेकेंड पॉइंट देखे थे ना, एनी टू कपल हुज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट इज इक्वल एंड सेम सेंस आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, उसी तरह से ये सेम सेंस का कपल, मतलब ये एक कपल है तो कोई और कपल है, कोई और कपल अगर हम लेते हैं, कोई और कपल अगर हम लेते हैं, उसका फोर्स ए और उसके बीच का भी डिस्टेंस डी है और दोनों बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो हम लोग इससे उसको रिप्लेस कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये f इंटू डी का वैल्यू, ये f इंटू डी सॉरी ये f इंटू डी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा ये f इंटू डी के वैल्यू से, तो हम उसको उससे बैलेंस कर सकते हैं, उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये बोल रहा है ए कपल कैन बी बैलेंस बाई सेम सेंस एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ कपल, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, पांचवा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, ए कपल प्रोड्यूस प्योर रोटेशन इफेक्ट। ये जो कपल है आपका प्योर रोटेशन इफेक्ट आपको क्रिएट करता है, ये कपल है आपका जो प्योर रोटेशन इफेक्ट क्रिएट करता है, या तो क्लॉकवाइज में अगर रोटेशन होगा तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज कपल रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी कपल है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो प्योर रोटेशन इफेक्ट क्रिएट करता है किसी भी बॉडी पे, रिजिड बॉडी पे। नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी, एनी नंबर ऑफ कपल कैन बी, सिक्स प्रॉपर्टी एनी नंबर ऑफ कपल कैन बी reduced to single couple whose magnitude will be equal to algebraic sum of effect of each of the couple। मतलब कहने का मतलब कि अगर ये एक कपल है और छोटा छोटा कपल मिलाकर के इसके बराबर इफेक्ट पैदा करता है तो उससे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी केस में देखिए ना, इसी केस में देखिए ये f इंटू डी हो रहा था, अगर हम दो छोटा छोटा कपल ले लें, दो छोटा छोटा कपल ले लें, एक ये कपल ले लें, ठीक है, P और P और X, और एक और कपल ले लें Q और Y। अगर ये दोनों कपल का जो मोमेंट होगा उसको सम करेंगे, दोनों को जोड़ करके अगर इसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अब दो की जगह ये तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, चार कपल के बराबर ये एक कपल हो सकता है, पांच कपल के बराबर ये एक कपल हो सकता है। तो एनी नंबर ऑफ कपल कैन बी रिड्यूस बाई सिंगल कपल, मतलब 5 या 6 कपल है उसको सम करके एक सिंगल कपल में हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, समझे। ये हो जाएगा फिफ्थ प्रॉपर्टी या सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपका था। नेक्स्ट क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी एक और है, सेवन, कपल कैन बी रोटेटेड और ट्रांसलेटेड इन एनी डायरेक्शन। कोई भी कपल है, एक कपल है इस डायरेक्शन में, तो अगर इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो हम क्लॉकवाइज ही रखेंगे, तो एनी डायरेक्शन में हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपको हॉरिजॉन्टल कपल है, मगर इसको अगर हम इसका वैल्यू सेम रखें और मैग्नीट्यूड सेम रखें तो इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते कि ये f सेम हो, ये डिस्टेंस सेम हो, ये डिस्टेंस सेम हो, ये f और ये f दोनों सेम हो। इस तरह से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कपल को। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ आपका कपल्स था, किसी भी प्रॉपर्टी का कपल्स किसी भी कपल का प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में प्रॉब्लम, इस पे आधारित कुछ प्रॉब्लम, कपल्स और मोमेंट पे आधारित प्रॉब्लम। लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे प्रॉब्लम मोमेंट्स पे आधारित, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये प्योरली मोमेंट्स पे आधारित है, कपल्स का इसमें ज्यादा योगदान नहीं है। लास्ट वाला प्रॉब्लम जब हम लोग देखेंगे ना, उसमें आपका आएगा कपल से रिलेटेड, ठीक है। तो प्रॉब्लम पढ़िए, पहले प्रॉब्लम है क्या,
तो कहता है थ्री फोर्सेस इक्वल है टू 20 न्यूटन, 40 न्यूटन एंड 60 न्यूटन एक्ट along ABBC CA side respectively of a equilateral triangle of side 50 mm। कहता है 50 mm का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और जिसके हर साइड पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है। कितना कितना तीनों साइड पे फोर्स एक्ट कर रहा है, तीनों साइड पे कितना कितना फोर्स आपका एक्ट कर रहा है। तो आपका एक्ट कर रहा फोर्स एक पे 20 न्यूटन का, एक पे 40 न्यूटन का और एक पे 60 न्यूटन का। तो बोल रहा है पॉइंट ए के थ्रू, बोल रहा है पॉइंट ए के थ्रू मोमेंट निकालिए और ये मोमेंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा वो बताइए। कह रहा है ना सो पासेस थ्रू पॉइंट ए, सो मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट ए इज जीरो। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस ए अबाउट जीरो। तो रिजल्टेंट मोमेंट आप निकालिए। तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, क्वेश्चन समझे नहीं समझे तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। थ्री फोर्सेस इक्वल टू 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60 न्यूटन एक्ट along AB, BC, CA sides respectively of an equilateral triangle of side 50 mm, determine the resultant moment about point A। अब कैसे निकालेंगे इसको पॉइंट ए के थ्रू मोमेंट। तो पॉइंट ए के थ्रू ये तीनों फोर्सेस के कारण जितना मोमेंट होगा उसको ऐड कर लेंगे। तो मोमेंट का क्या था बेसिक, मोमेंट का सबसे बेसिक क्या था कि किसी पॉइंट के थ्रू मोमेंट अगर हमको निकालना है तो उसके थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसके थ्रू जो फोर्स लग रहा है, फोर्स से अगर ए के पॉइंट के थ्रू हमको मोमेंट निकालना है तो ए पॉइंट के थ्रू जितना फोर्सेस लग रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और फोर्स से मल्टीप्लाइड कर देंगे, क्योंकि मोमेंट का क्या फॉर्मूला था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये देखिए, अगर डायग्राम देखिए, डायग्राम इस तरह से आपका बना हुआ है कि एक साइड पे ये वाला साइड पे आपका 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ये वाला साइड पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये वाला साइड पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक पॉइंट के थ्रू अगर मोमेंट निकालना है और एक फोर्स जो 60 न्यूटन वाला आपका ये जो दिख रहा है ये तो ए पॉइंट के थ्रू ही एक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट के थ्रू आपको एक्ट कर रहा है फोर्स, तो इस 60 न्यूटन फोर्स के कारण कोई मोमेंट होगा एक पॉइंट पे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 60 न्यूटन फोर्स जो लग रहा है ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट से 60 न्यूटन फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाएगा इस पॉइंट के थ्रू, तो ये 60 न्यूटन वाला फोर्स तो ऐसे ही चला गया आपका, इसके कारण कोई मोमेंट नहीं होगा या इसके कारण m इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, 60 न्यूटन फोर्स के कारण। बाकी बच गया हमारे पास दो फोर्स, तो ये दो फोर्सेस के कारण मोमेंट कितना होगा। तो दो फोर्स देखिए कुछ ना कुछ एंगल से लग रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हमेशा 60 डिग्री एंगल पे होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये है कि ट्रायंगल का जो सारा साइड है सब इक्वल एंगल से बेंड किया हुआ रहता है। ठीक है ना। तो अब हम ए से बाकी बचा हुआ दोनों फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 न्यूटन फोर्स का क्या हो जाएगा, ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 न्यूटन फोर्स का क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन का। ठीक है, तो 40 न्यूटन से अगर इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम अगर इस पे डालते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो फोर्स को हम लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिजॉल्व कर लेंगे। अगर 60 डिग्री से एंगल से लग रहा है फोर्स तो 60 डिग्री एंगल से इसको, ये फोर्स अगर 60 डिग्री एंगल से लग रहा है, 60 डिग्री एंगल से लग रहा है और यहाँ से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो ये 60 बोल रहे हैं 40 न्यूटन फोर्स को हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देंगे। ये एंगल हमको मालूम है कि 60 डिग्री है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा 40 इंटू क्या हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, बताइए, याद कीजिए, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस 40 इंटू साइन थीटा होता है, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा ये वाला फोर्सेस। ठीक है, 40 इंटू
साइन 60 डिग्री। अब ये देखिए, ये फोर्स पॉइंट ए अगर ये है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका निकल गया, ये फोर्स इसका, ठीक है। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए इसी 40 न्यूटन का, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पॉइंट ए से ही जा होके जाएगा, ये वाला पॉइंट ए से ही होके जाएगा, तो इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा नहीं होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये वाला फोर्स हम कंसीडर करेंगे। तो पहला मोमेंट 40 साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट आपको बचा 40 साइन 60 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ था ना जी, ये डिस्टेंस तो आपको दिया हुआ था क्या, 50 mm का, तो 50 mm मोमेंट। नेक्स्ट और क्या फोर्सेज होगा, एक फोर्सेज 20 न्यूटन का होगा, तो 20 न्यूटन वाला फोर्स भी ध्यान दीजिए, 20 न्यूटन वाला फोर्स ये जो लग रहा है इस साइड पे, ये भी तो इस लाइन ऑफ एक्शन इसका यहीं पे है, इसका इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ होगा नहीं ना, होगा जीरो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बचा कौन सा फोर्स, और इसका एक और फोर्स बचा, कौन सा फोर्स बचा, कौन सा फोर्स बचा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लगा फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो लगा 40 cos 60 डिग्री, ये जो आपका फोर्स लग रहा था, सपोज दैट एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है जो कि 40 न्यूटन का है, एक फोर्स आपका इधर एक्ट कर रहा है जो कि आपका 20 न्यूटन का है। तो ये 20 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन तो इसी पॉइंट ए के थ्रू है ना, तो इससे मोमेंट क्रिएट होगा नहीं होगा, जीरो, केवल और केवल इससे मोमेंट जनरेट होगा, ये फोर्स से। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हम लोग पढ़े थे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या पढ़े थे, ये 40 न्यूटन को दो हम लोग इक्वल डिवाइड, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसका इफेक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो कर दिए, एक वर्टिकल डायरेक्शन में आया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो 40 cos थीटा आया इनटू जीरो हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका टोटल जीरो हो जाएगा, तो केवल और केवल -40 साइन थीटा इंटू 50 mm होगा, वो कैलकुलेट करके हमारा इतना आया। आप एक माइनस साइन क्यों लिया, माइनस साइन क्यों लिया, तो साइन कन्वेंशन जब आपका फोर्स का बता रहे थे तो देखे थे माइनस इस डायरेक्शन में जा रहा था, अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूवमेंट आपको बताए थे कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा वो नेगेटिव होता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन जब पढ़ रहे थे मूवमेंट का बताए थे ना, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूवमेंट क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव हो जाता है, तो ये आपका मूवमेंट आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे कहिएगा कि सर यहाँ पे नेगेटिव लिखा और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लिखा, यहाँ पे तो कोई साइन दिया नहीं नेगेटिव का, तो यहाँ आप में देख रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्टली आपको मेंशन कर दिया है ना, इसीलिए यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं लिखा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तीन फोर्स लग रहा है एक ही पॉइंट पे, आप कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि आप कहेगा कि फोर्स तीन को लग रहा है, मोमेंट इतना कम क्यों आ रहा है, तो भाई जब आप मोमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जानते हैं कि मोमेंट कैसे निकाला जाता है, तो मोमेंट का फॉर्मूला अगर जानते हैं कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ए पॉइंट के थ्रू जो भी फोर्स ए पॉइंट के थ्रू अगर मोमेंट निकालना है तो जितना भी फोर्स रहेगा उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे ना, तो इस केस में ट्राइंगल वाला केस था तो डायरेक्टली कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ रहा था, तो हम क्या है, हम जानते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कैसे किया जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आपको सिंपल बताए थे कि एक फोर्स को दो फोर्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, दो फोर्स में डिवाइड करते हैं और उसका इफेक्ट उतना का उतना ही रहता है, उतना का उतना ही रहता है। तो ये 40 न्यूटन वाला फोर्स को हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। सिमिलरली ये 20 न्यूटन का जो फोर्स था ये तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है, तो इसको रिजॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 60 डिग्री वाला फोर्स था, अगर इसको भी अगर हम रिजॉल्व करते हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में तो भी क्या होता, यहाँ एक पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो ही होता ना, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होता, तो फाइनल कैलकुलेशन में क्या आता है आपका, फाइनल ये वैल्यू इस फोर्स के कारण जो मोमेंट है वो भी जीरो आता, इस फोर्स के कारण भी मोमेंट आपका फाइनल कैलकुलेशन करते तो भी जीरो आता,
ठीक है। और ये केवल ये फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में जो 40 sin थीटा वाला फोर्स लग रहा है, इसके कारण, इस फोर्स के कारण केवल उसी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और इसका इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या पॉइंट ए के थ्रू ही पास कर रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता। मतलब सारा फोर्स का परपेंडिकुलर, सारा फोर्स से पॉइंट ए से केवल और केवल इस फोर्स का केवल 40 sin थीटा का साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू था उसका केवल कोई डिस्टेंस है, सम डिस्टेंस है, बाकी सबका डिस्टेंस 0 आ रहा था। इसलिए अदर को कंसीडर नहीं किया, अदर को 0 कर लिया। आप जब एग्जाम में बनाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो बेसिक फॉलो कीजिएगा, पूरा लिख करके ये सब फोर्सेस का भी लिख करके आप बनाइएगा, नहीं तो डायरेक्ट अंदाजा से मारिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो सॉल्व प्रॉब्लम था ना, हम बता रहे हैं आपको, एक्सप्लेन कर रहे थे, इसलिए सब कुछ छोड़ दिए है ना। ये प्रॉब्लम अगर हम बोर्ड पे सॉल्व करते ना तो आप लोगों को प्रॉपरली हम बताते, क्योंकि पीपीटी में बता रहे हैं इसलिए शॉर्ट रखना पड़ता है हम लोगों को। पीपीटी में बताते थे यही प्रॉब्लम आपका 3-4 स्लाइड में चला जाता, इसीलिए हम एक ही स्लाइड में आपका दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है, देखिए स्क्रीन पे आया होगा आप लोग का। तो कहता है कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग एट 5 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन हैज इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन है, ठीक है ना, 60 डिग्री का इंक्लाइनेशन है। ठीक है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ऑरिजिन। वो पॉइंट के थ्रू आपको निकालना है, वो पॉइंट के थ्रू मोमेंट कितना है वो निकालना है। सिमिलरली फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग को प्रॉब्लम दिख रहा है, इस प्रॉब्लम के अनुसार हमको तो ये दिख रहा है कि हम इस मोमेंट को, ये जो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, ये तो 60 डिग्री इंक्लाइन पे है, और ओरिजिन ओ के थ्रू हमको निकालना है मोमेंट। तो क्या करेंगे, इस फोर्स को हम लोग अगेन रिजॉल्व कर देंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 cos 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 10 sin 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। आप देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितना कितना है, तो पहला का लिखेंगे कि मोमेंट इस वर्टिकल फोर्स के कारण मोमेंट कितना हो जाएगा, 10 इंटू साइन 60 डिग्री, ये तो फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दिया हुआ है 5 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है ना आपको 5 मीटर, तो 5 मीटर प्लस मोमेंट क्या हो जाएगा, इस फोर्स के कारण मोमेंट कितना हो जाएगा, तो 10 cos 60 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से क्या हो जाएगा, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं है, तो 0, तो ये होल टर्म आपका 0 हो गया। तो बचा कितना आपका ये वाला टर्म, इसको कैलकुलेट कर देंगे, वही किया है यहाँ पे, देखिए 10 cos 60 डिग्री इंटू 0, और ये आप देखिए कहिएगा कि सर माइनस क्यों लिया है, माइनस इसीलिए लिया है यहाँ पे मोमेंट, देखिए इस केस में आपका मोमेंट देखिए, ये वाला जो फोर्स है आपको हॉरिजॉन्टल है, तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एंटी क्लॉकवाइज को ही माइनस ले लिया है, एंटी क्लॉकवाइज को ही माइनस ले लिया है, जबकि हम आपको नीचे देखिएगा, जब यहाँ पे आपको हम पीडीएफ जब भेजेंगे, इसमें कट जा रहा है, इसमें आपको पूरा नहीं दिख रहा है स्लाइड में, ये जो मोमेंट है आपको पहले ही बताए थे कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव किसको लेंगे, तो हम लोग क्या बताए थे, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज क्या देखे थे, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे और क्लॉकवाइज हम लोग नेगेटिव ले रहे थे। मगर ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, ऋतु पब्लिकेशन का फॉलो किया है, तो ऋतु पब्लिकेशन वाला उल्टा फॉलो किया है, ऋतु पब्लिकेशन वाला क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग को हम उस क्लास में भी जब मोमेंट का साइन कन्वेंशन था उसमें भी बताए थे कि ऋतु पब्लिकेशन में क्या लिया है, ऋतु पब्लिकेशन में साइन कन्वेंशन में मोमेंट को हमेशा आपको लिया है, फॉलो किया है क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। जबकि आप स्टैंडर्ड बुक में जाइएगा, स्टैंडर्ड कोई भी बुक में आप जाइएगा, फंडामेंटल में ही चल जाइए या कोई अदर बुक में जाइए,
फाउंडेशन पब्लिकेशन का, या फिर आर एस पुणे का, या फिर जैन एंड जैन का। तो ये सब जितना भी बुक है ना, उसमें आप लोगों को फॉलो किया है क्या कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, एकदम मोमेंट का डायरेक्शन में एकदम क्लियर रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई एक बार अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, अगर सॉल्व करते समय हम किसी प्रॉब्लम में क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव लिए हैं, तो ऑब्वियसली इसका अपोजिट वाला क्या, एंटी क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिए हैं तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना है प्रॉब्लम में, ठीक है। माइनस प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी तो आप मोमेंट आपको इजी ही लगेगा, केवल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। और मोमेंट क्या है, इतना दिन से हम लोग 3 4 5 क्लास से देख रहे हैं, कुछ नया चीज पढ़े, बस इतने नया चीज पढ़े कि मोमेंट होता है, कपल होता है, और मोमेंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यही तो पढ़े घुमा फिरा करके। तो एक सिंपल चीज है, बस डायरेक्शन में आपको ध्यान देना है, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो आप लिख दीजिए, क्या अगर क्वेश्चन में आप लोग लिख दीजिए कि हम ये फॉलो कर रहे हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव फॉलो कर रहे हैं, लिख दीजिए। कुछ नहीं तो एक इस तरह का बनाइए, जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब शुरू करते हैं ना, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, टेकिंग मोमेंट, बस सिंबल बना देना है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, या फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक सिंबल बना देना है, और उसके साथ में पॉजिटिव लिख देना। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, इतना सही समझ जाएगा बस। और फिर वही रूल को फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है। आसान तो है, मुश्किल तो है नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि कपल पे आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कपल पे आधारित है। देखिए इसमें 2 कपल है और पूछ रहा है कि रिजल्टेंट कपल आपका कितना होगा, या रिजल्टेंट मोमेंट कितना होगा कपल का। तो एक कपल देखिए, एक कपल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक कपल आपका, पहले क्वेश्चन पढ़, डायरेक्ट जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे, सिंपल एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कहता है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका क्या है, ए बी और सी डी जो साइड है वो 100 mm का है, बी सी और डी ए साइड है जो 80 mm का है, दिया हुआ है आपका 80 mm का है। फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन एक्टिंग अलोंग, 2 फोर्सेस लग रहा है इस पे, दोनों साइड पे ध्यान दीजिएगा, डायग्राम भी ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन इज एक्ट अलोंग ए बी एंड सी डी, forces of 80 Newton is act on CB and AD. Find the resultant force and resultant moment. कह रहा है कि 2 फोर्सेस लग रहा है, 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का कहाँ कहाँ पे, एक तो लग रहा है डीसी साइड पे और एक लग रहा है एबी साइड पे, पर क्या अपोजिट डायरेक्शन में, देख रहे हैं दोनों फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरह से 2 फोर्स और लग रहा है 80 न्यूटन का, एक एडी साइड पे और एक सीबी साइड पे, वो भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का। तो देखो ये 80 न्यूटन का फोर्स, ये 80 न्यूटन का फोर्स एक कपल क्रिएट कर रहा है, कपल क्रिएट कर रहा है ना। देखो इस साइड को अगर कंसीडर करो, ये साइड को कंसीडर करो, ये वाला साइड को, तो यहाँ पे 80 न्यूटन का फोर्स, और ये 80 न्यूटन के फोर्स, यहाँ पे 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक कपल जनरेट हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ये वाला साइड देखते हैं तो इस पे 100 न्यूटन का फोर्स और इस पे 100 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक कपल, तो 2 कपल आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस और समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का
का रूट अंडर, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। किसी भी सिस्टम में किसी भी रिजिड बॉडी पे जब नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है तो अगर कहा जाएगा कि उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो उस पे जितना वर्टिकल फोर्स लग रहा है ऑल वर्टिकल फोर्स का समेशन, ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन का स्क्वायर को सम करके अंडर रूट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट निकलेगा। देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया है। समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में जो है वो ऑलरेडी सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, वाई डायरेक्शन में जो है आपका वर्टिकल फोर्सेस है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और एक बी पॉइंट पे, एक डी पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, एक एक यहाँ पे लग रहा है, देखो देखो यहाँ लग रहा है ना बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है और एक डी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। मगर देखो क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो किसको अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मगर साइन कन्वेंशन में आपको क्या बताए थे, ये साइड वाला फोर्स जब को पॉजिटिव बताए थे और ये साइड वाला फोर्स जब लगेगा तो उसको नेगेटिव लेना है। सेम रूल फॉलो करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना आ जाएगा? 0। उसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में भी दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, उसका सम आ जाएगा 0। ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला फोर्स नेगेटिव। अगर आप ये वाला पढ़े थे ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें क्या पढ़े थे? इस साइड में आपको लग रहा था पॉजिटिव फोर्सेस, इधर वाला जितना जा रहा था वो सब नेगेटिव था, ये वाला अगेन नेगेटिव था और ऊपर वाला पॉजिटिव था। बस वही फॉलो किए हैं, वो फॉलो करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? इस पे 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स फाइनली कलेक्शन करके 0 हो जाएगा। अब मोमेंट कह रहा है कि फोर्स के साथ साथ रिजल्टेंट मोमेंट भी बताइए इसमें कितना होगा। तो रिजल्टेंट मोमेंट जब भी निकालेंगे किसी न किसी पॉइंट के थ्रू लेके निकालेंगे। ठीक है, आप मोमेंट का फॉर्मूला फॉलो कीजिए, मोमेंट का फॉर्मूला आप फॉलो कीजिए। ठीक है, या तो डी पॉइंट के थ्रू मोमेंट ले लीजिए या सी पॉइंट के थ्रू ले लीजिए, किसी एक पॉइंट के थ्रू आप मोमेंट निकालिए। फॉलो करके आपको मोमेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इस केस में मोमेंट को क्या है, मोमेंट वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया है, कपल्स लेके चला है। क्योंकि देखिए जब डायग्राम आपको देखिए क्वेश्चन जब बता रहे थे, पढ़ रहे थे, उसी समय आपको बताए ये क्या है, कपल जनरेट कर रहा है। तो इसमें 2 कपल हो रहा है, एक कपल 80 न्यूटन का, ये एक 80 न्यूटन का कपल हो गया, 80 न्यूटन का कपल हो गया, और सेकेंड कपल क्या हो गया? सेकेंड कपल ये 100 न्यूटन का, ये 100 न्यूटन का कपल हो गया। तो दोनों कपल का मोमेंट ऑफ कपल जो बताए थे आपको, मोमेंट ऑफ कपल निकाला है। तो मोमेंट ऑफ कपल निकाल के दोनों को सम कर दिया है, तो उसका वैल्यू निकल जाएगा ना दोनों को सम करने का। तो देखिए एक मोमेंट पहला 80 न्यूटन वाला का लेते हैं, 80 न्यूटन वाला का मोमेंट ऑफ कपल कितना आ जाएगा? 80 इंटू 100 mm। कैसे? क्योंकि ये 80 न्यूटन और ये 80 न्यूटन 100 mm के डिस्टेंस से अलग है। अगर इसको भी लेते हैं ना, यहाँ से लेते हैं, इसका डिस्टेंस 100 है, तो 100 mm के डिस्टेंस से है। तो इसके कारण 80 न्यूटन के कपल के कारण इतना मोमेंट कितना हो जाएगा आपका? 80 इंटू 100 न्यूटन mm कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 8000 न्यूटन mm आपका कपल हो गया। क्लियर है इतना तक? ठीक है, आप डायरेक्शन देखिए कौन से डायरेक्शन में कपल क्रिएट हो रहा है। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको ले रहा है, तो पॉजिटिव लीजिएगा या नेगेटिव लीजिएगा? चलिए ऋतु ही फॉलो करते हैं जैसा आपका बुक में दिया हुआ है। तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, तो ये 8000 आपका नेगेटिव में आ गया। सिमिलरली अगर 100 न्यूटन वाला फोर्स देखते हैं तो ये डिस्टेंस देखिए, 100 न्यूटन वाला फोर्स, ये डिस्टेंस आपका 80 mm है। अगेन 100 न्यूटन वाला फोर्स के कारण आपका मोमेंट कितना हो जाएगा? 100 इंटू 80, ये भी 8000 आ जाएगा, 8000 न्यूटन mm। अब दोनों को सम करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिए हैं तो ये कौन से डायरेक्शन में घूमने का कोशिश, घुमाने को, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये 100 न्यूटन वाला फोर्स
और ये 100 न्यूटन वाला फोर्स देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन कराने का कोशिश कर रहा था, इसलिए ये पॉजिटिव, दोनों को सम कर दिए तो जीरो। तो मोमेंट भी जीरो आ गया और रिजल्टेंट फोर्स भी इस प्रॉब्लम में जीरो आ गया। ठीक है, ये तीन प्रॉब्लम है, बढ़िया से आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करके नोटबुक पे अपना नोट डाउन कर लेंगे। और कपल्स का जो हम लोग डिफिनीशन पढ़े, टाइप्स पढ़े और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, वो नोट डाउन करेंगे, क्योंकि कपल्स का डिफिनीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार पूछा जाता है। और ये जो तीन प्रॉब्लम हम सॉल्व किए, इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है ना, आसान प्रॉब्लम है, क्योंकि मोमेंट अगर हम लोग जानते हैं तो ये सब प्रॉब्लम तो बहुत वाला प्रॉब्लम आपको लाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग बना लेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ फोर्स शुरू करते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर सिस्टम ऑफ फोर्स में। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, रिवाइज कीजिए। ठीक है ना।